गुड मॉर्निंग क्लास जैसा कि आगे से अभी आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो आज मैं आपको यूट्यूब पे एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ और आप सभी सुन लीजिए कि आप इसको अच्छे से देखेंगे। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास की। चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मुद्रण संस्कृति से क्या अभिप्राय है। जो मुद्रण है, मुद्रण से क्या समझते हो, मुद्रण संस्कृति से क्या समझते हो। तो मुद्रण का अर्थ होता है छपाई करना। मुद्रण का अर्थ क्या होता है, प्रिंट। जैसे बुक प्रिंट करना तो मतलब छपाई करना। क्या अर्थ हो गया, हम बुक पढ़ते हैं, मानचित्र पढ़ते हैं, उसके ऊपर जो भी चित्र है, जो भी आपका लिखा हुआ है, ये सब एक साथ छपाई किया जाता है। तो इसका अर्थ है छपा करना। मुद्रण संस्कृति पूरा शब्द हो गया मुद्रण संस्कृति। मुद्रण संस्कृति से क्या अभिप्राय हो गया, मुद्रण संस्कृति से हमारा अभिप्राय हो गया है छपी हुई सामग्री का प्रयोग करना। छपी हुई सामग्री का प्रयोग। छपी हुई सामग्री का प्रयोग। हम आज जो बुक पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इस सब पे क्या होता है, जो पेज है ये सब छपे हुए रहते हैं। ये देखिए, जैसा आपका ये पेज है, लिखा है ना, देखो मुद्रण संस्कृति, तो ये छपा हुआ है। ये सब क्या है, छपा हुआ है। तो बुक जो भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, इन सब में क्या है, जो भी कैलेंडर देखते हैं, पुस्तकें देखते हैं, ये सब छपी हुई है। तो ये छपी हुई सामग्री जो हम प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ होगा मुद्रण संस्कृति। आधुनिक दुनिया। आधुनिक दुनिया में इसका क्या प्रभाव है। जो भी विचार हैं, जो भी क्रांति, हम सबके जो विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जो भी हमारे विचार पहुंचते हैं, यह विचार इस मुद्रण संस्कृति के माध्यम से पहुंचते हैं। हम सबने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, एक दूसरे को पत्र लिखना सीखा। आजकल मोबाइल आया, मोबाइल पर SMS लिखते हैं, मोबाइल पर हम कोई भी संदेश भेजते हैं, वो सब प्रिंट कल्चर का एक माध्यम है। ये सब आधुनिक युग में। यदि हम आधुनिक युग में नहीं होते, प्राचीन युग के हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो जो भी प्राचीन युग के समय पर ये पुस्तकें छपी हुई हैं, ये पत्रिकाएं छपी हुई, जो उपन्यास छपे हुए हैं, जो कहानियों का लेखन छपा हुआ है, ये सब आपको मुद्रण संस्कृति से तालमेल लगाता है। बात करेंगे मुद्रण संस्कृति का इतिहास और उसके प्रभाव। पहला टॉपिक हो गया आपका चैप्टर का मुद्रण संस्कृति का इतिहास। हम किसी भी वस्तु को पढ़ते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इतिहास होता है, और इतिहास है तो उसको कुछ प्रभाव भी है। इतिहास एवं प्रभाव। इतिहास से क्या समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी प्राचीन घटनाओं का अवलोकन हम करते हैं, प्राचीन घटनाओं से जो भी चीज हम सीखते हैं, यह सब उस समय का हमें इतिहास कहलाता है। इतिहास से हमें जानकारी होती है। तो आज हम अपने चारों ओर मुद्रित सामग्री को देखकर मुद्रित संस्कृति को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन शायद हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में ऐसा प्रश्न कभी नहीं खोलता होगा कि क्या कभी मुद्रण से पहले भी कोई दुनिया थी। जब ये प्रिंट कल्चर नहीं होता था, तो लोगों को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, क्या उस समय कोई दुनिया थी। तो ऐसी कोई दुनिया थी, और मुद्रण का बाकी संस्कृतियों की भांति भी कोई इतिहास था। तो ये विचार हमें करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं, तो किस प्रकार इस इतिहास में मुद्रण के विकास में आधुनिक युग को आकार दिया है। तो अब यह समझना बहुत आवश्यक हो गया है, और इस अध्याय में हम इसी विषय में जानकारी लेंगे कि मुद्रित सामग्री सर्वप्रथम कहाँ से आई और कैसे कैसे इसका विकास हुआ। मुद्रण संस्कृति का किस प्रकार से विकास किया गया, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आगे हमें ये भी पढ़ना है कि पूर्वी एशिया से शुरू होकर मुद्रण यूरोप और भारत में फैला। कहां से शुरू हुआ, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया से आरंभ होकर कहां से आरंभ हुआ, तो ये कुछ प्रश्न बन जाता है हमारे। मुद्रण कहां से आरंभ हुआ, मुद्रण पूर्वी एशिया से आरंभ हुआ, और उससे आरंभ होकर कहां गया, यूरोप में फैला। यूरोप में, और यूरोप से भारत में। यूरोप से कहां फैला, भारत। पहले यूरोप में फैला और उसके बाद में भारत में फैला। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो मुद्रण संस्कृति है, इसका आविष्कार कहां हुआ था, पूर्वी एशिया में हुआ था। सबसे पहले पूर्वी एशिया के लोगों ने मुद्रण को जाना था, उसके बाद वहां से यूरोप में गया, और यूरोप से फिर वापस भारत में लौट करके आया था।
शुरुआत में क्या क्या किताबें छपी थी, कौन कौन सी हुई थी, कैसे छपी थी, हम इसकी बात करते हैं। ऊपर मैं खत्म कर देता हूं। चलिए, हमें क्या समझना है कि शुरुआती छपी किताबें, शुरुआत में कौन कौन सी किताबें छपी थी। शुरुआती छपी किताबें। यदि किसी का भी कोई डाउट है तो अगली बार जब हम क्लास ऑनलाइन करेंगे आप कभी मैसेज कर सकते हो, वैसे भी मैसेज कर सकते हो। तो मुद्रण की जो सर्वप्रथम तकनीक थी, जैसे होता है पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में कौन कहा है, चीन, जापान और कोरिया। चीन, जापान और कोरिया। कहां हुई थी शुरुआत, चीन में हुई, जापान में हुई और कोरिया में हुई। इन जगह पे आपको मुद्रण किया गया था। और जो मुद्रण हुआ था सबसे पहले हाथ के द्वारा किया जाता था। मुद्रण संस्कृति किसके द्वारा थी, हाथ के द्वारा की जाती थी, हाथ से लिखा जाता था। तकरीबन 594 ईस्वी में चीन में शाही लगे काठ के ब्लॉक और तख्ती का प्रयोग कब हुआ था, चीन में। कहां पर, चीन में। 594 ईस्वी, कब, 594 यानी कि 600 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं, 6वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर काठ के ब्लॉक बनाए गए थे। काठ, लकड़ी, काठ किसको कहते हैं, लकड़ी को कहते हैं। लकड़ी के क्या बनाए थे, ब्लॉक बनाए थे। ठप्पा, जैसे आज के स्टैम्प हम लगाते हैं, ऐसे ठप्पा बनाया गया था। शाही यानी कि इंक, इसके ऊपर इंक लगाई जाती थी। किसका यूज करते थे, शाही का यूज करते थे, शाही का प्रयोग करते थे। जैसे आपको बेडशीट आप देखते हो, कपड़े की सफाई हम देखते हैं तो एक ब्लॉक होते थे लकड़ी का, ऐसा है जैसा आपका डस्टर हो गया, ऐसे एक ठप्पा होता था, इसको इंक पे ऐसे डुबोते थे और डुबा करके ऐसे उसका प्रिंट करते थे। ये होता है प्रिंट कल्चर। तो ये जो ब्लॉक थे, तख्ती को कागज पर रगड़ करके किताबें छापी। उसके बाद जो भी ब्लॉक थे उस पर कागज पर रगड़, जैसा आप देखते हो एक कागज पर आप एक कॉइन रखेंगे और उस कॉइन को दूसरे कॉइन पर रगड़ेंगे तो उस कॉइन का प्रिंट उस पर आ जाएगा। तो इस तरह से वो प्रिंट करते थे। कागज पतले होते थे, क्षेत्र का दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए एक ही तरफ क्या होता था, एक ही तरफ छपाई की जाती थी। पारंपरिक चीनी किताब थी आर्केडियन, एक्रादियन। कौन थी, पारंपरिक चीनी किताब थी। पारंपरिक चीनी किताब यानी कि बुक, चाइना की एक बुक थी जिसे कहते थे एर्काडियन। शैली में इसको लिखा गया था। उसके किनारे को मोड़ने के बाद सील करके बनाई जाती थी। कैसे बनाते थे, इसको मोड़ते थे, सील कर। तो बस ये पूछा जा सकता है पारंपरिक शैली में जो लिखा था वो चिंता कौन सी थी, वो शैली कौन सी थी, आर्केडियन वो शैली का नाम था। किताबों का सुलेखन या कुशलक्षी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या कुशवत होते थे, जो हाथ से बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों को सही सही करामत दिखाए। किसी किसी की राइटिंग बहुत सुंदर होती है, बहुत साफ साफ लिखते हैं, तो वो हाथों की जिसकी राइटिंग ज्यादा सुंदर होती थी वो दक्ष सुलेखा होते थे, उनको सुलेखन बोलते थे। वो सुलेख करते थे, वो अच्छी राइटिंग लिखते थे। और उन्हीं राइटिंग में जो बुक बनाते थे उस बुक में आर्केडियन शैली चीनी किताब को कहते थे, जो दोनों पेज थे, क्योंकि पेज के एक और ही लिखा जाता था तो पेजों को सीलना पड़ता था। सील करके जो बुक बनाते थे उस शैली को आर्केडियन शैली कहा जाता था। आर्केडियन शैली कहाँ की शैली है, प्रश्न बनेगा आर्केडियन शैली किस देश से संबंध रखती है, तो आर्केडियन शैली चीन देश से संबंध रखती है। चीन मुद्रित सामग्री का वृहत उत्पादक और मुद्रण में विविधता। तो क्या था चीन, अगली हेडिंग आगे हमारी, चीन मुद्रित शैली का वृहत उत्पादक। रख कर देते हैं, चीन मुद्रित सामग्री का वृहत मतलब बड़ा उत्पादक और मुद्रण में विविधता। उत्पादक और मुद्रण में विविधता। चीन क्या था, जब शुरुआत चीन से हुई थी तो चीनी सामग्री, जो भी मुद्रित सामग्री होती थी, जो भी प्रिंट कल्चर होता था, जो किताबों पे लिखना होता था, उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश था। और उसकी जो मुद्रण प्रक्रिया थी, मुद्रण की जो टेक्निक्स थी वो कुछ अलग अलग थी। इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बहुत लंबे समय तक मुद्रित या छपी सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीन राजतंत्र ही था। चीन में बहुत विशाल संख्या में नौकरशाही की नियुक्ति होती थी, सिविल सेवा परीक्षा की जाती थी। चीन में सिविल सेवा परीक्षा संबंधी किताबें बहुत बड़ी संख्या में छापी जाती थी।
तो 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण से वहां पर छठी संख्या में भी अनुपात में वृद्धि हो चुकी थी। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि जो नौकरशाही की नियुक्ति होती थी वो रिटर्न में कहाँ पर होती थी, तो रिटर्न में यानी लिखित परीक्षा करा तो चीन में ही की जाती थी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो छपाई की तकनीकों में और भी सुधार होते गए। 7वीं शताब्दी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के विकास की नूतन कला में विविधता आई। विविधता मतलब कुछ डिफरेंशिएट आई, और भी अच्छी राइटिंग्स वहां पर होने लगी थी। अब मुद्रित सामग्री के जो उपभोक्ता थे वो केवल अधिकारी या विद्वान ही नहीं रहे थे, बल्कि व्यापारी भी प्रतिदिन व्यापार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लगे थे। जो व्यापारी होते थे वो व्यापारी भी अब क्या करने लगे, मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लगे थे। और चीन में पढ़ना भी एक शौक बन गया था। चीन के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, वहां पे किताबें मिलती थी, तो वो लोग खाली समय पर क्या करते, पढ़ते थे। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, जो भी उनकी रोचक चीजें होती थी, जैसे कॉमिक्स हो गया, नाटक हो गए, ऐसी कविताओं को पढ़ते थे। कुछ रोमान्य नाटक वो लोग पसंद करते थे। कुछ लोग शास्त्रीय साहित्य पुस्तकों के संग्रह में भी रुचि लेते थे। और जो धनी रिच पीपल होते थे, रिच महिलाएं होती थी, उन्होंने भी खाली समय में पढ़ना आरंभ कर दिया था। और कुछ लोगों ने तो स्वयं अपने नाटक में लिख करके छपवाए कि हम अपने नाटक बनाते हैं और उनको लिखिए। धीरे धीरे फिर जब चीन में हाथों से लिखा होने लगा, उसके बाद मशीनों के द्वारा भी मुद्रण किया जाने लगा। किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा। मशीनों के द्वारा मुद्रण किसके द्वारा करने लगे? मशीनों पे। साफ कलम कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं, इसके पहले टाइपराइटर से प्रिंट करते थे। तो पाठन की नई संस्कृति के साथ साथ मुद्रण की नई तकनीक की भी आवश्यकता अनुभव हुई। नई तकनीक की उनके लिखने वाले तो हाथ से लिखते थे, फोटोकॉपी का प्रयोग उस समय था नहीं, तो कितने बुक हाथ से लिखेंगे। तो इसलिए उन्होंने अब मशीनों का प्रयोग करना भी आरंभ कर दिया। जब आपकी औद्योगिक क्रांति आई तो ऐसी मशीनों का भी आविष्कार किया गया जो मशीनें प्रिंट कर सकती थी। इसके मद्देनजर 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी देशों के द्वारा अपनी अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ साथ पश्चिमी देशों में छपाई की तकनीक और मशीनों की प्रेस का भी आयात किया गया। जब वहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो उन्होंने मशीनें बनाना शुरू किया और जिसको कहते थे मशीनी प्रेस। संघाई प्रिंट, जो प्राचीन शैली में विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ था और प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र बन गया था। तो प्रिंट करने का एक नया केंद्र कौन बना? संघाई प्रिंट। संघाई प्रिंट जितने भी विद्यालय होते हैं तो विद्यालय की आवश्यकताओं को पूरी करता था और एक नया केंद्र बन गया था। संघाई कहाँ? चीन में है। और यह प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र बन गया। इस प्रकार मशीनों की छपाई ने हाथ की छपाई का स्थान ले लिया। तो जो हाथ की छपाई थी वो खत्म होने लगी, वो फिनिश होने लगी। और किसने ले लिया? मशीनों ने उसका ले लिया, मशीनों ने उसका स्थान ले लिया था। तो उसके बाद चीन के बाद कहाँ पर मुद्रण शुरू हुआ? जापान में। जापान में मुद्रण। अच्छा बताइए, ये मुद्रण की टेक्निक एक दूसरे देश कैसे पहुंची? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो व्यापारी लोग आते थे वो व्यापारी एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए आते थे। तो जब वो कोई भी नई चीज देखते थे, कोई भी ऐसी चीज देखते थे जो उनके देश में नहीं और दूसरे देशों में है, तो उस चीज का कोई ना कोई नमूना वो अपने साथ लेकर चले जाते थे। इसीलिए हमारी जो सभ्यताएं होती है वो सभ्यताएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची थी। चलिए पढ़ते हैं जापान में मुद्रण। जो चीनी बौद्ध प्रचारक थे, जो चीन में बुद्ध धर्म की होती थी, ये छपाई के टेक्निक लेकर के कहां पहुंच गए? जापान पहुंच गए। और 868 ईस्वी में प्रकाशित जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, क्या नाम है? डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र कब छापी गई थी? ये पुस्तक छापी गई थी 868 ईस्वी में। कब छापी गई थी? 868 ईस्वी में। तो ये जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी जिसको डायमंड सूत्र के नाम से जाना जाता है और ये 868 ईस्वी में छापी गई थी। इसमें था क्या? इसमें पाठ के साथ साथ लकड़ी पर, काठ पर खुदे हुए चित्र भी थे। और इस काल में जो तस्वीर होती थी प्राय कपड़ों पर, ताश के पत्तों पर या कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। लेकिन उन्होंने किस पर बनाई थी? लकड़ी पर बनाई थी, काठ पर बनाई थी। काठ कहते लकड़ी को। मध्यकाल में जापान में कवियों और गद्यकारों की रचनाएं भी छापी जाती थी। मध्यकाल शुरू हो गया तो मध्यकाल में क्या थे? कवि थे और जो लेखक थे उनकी रचनाएं भी छापी जाती। तो ये किताबें सस्ती और सुलभ रूप में प्राप्त हो जाती थी।
18वीं सदी के अंत में एडो के शहर में, एडो क्या था, एडो के शहरी क्षेत्रों में चित्रकारी देखने से ज्ञात होता है कि एक शालीन शहरी संस्कृति का विकास हो रहा था। जापानी शालीन शहरी संस्कृति के हम चाय घर पर जाने लगे थे। जो चाय घर होते थे, लोग चाय पीने के लिए जाते थे, सुबह सुबह कहीं पर भी बैठते थे, वो बैठ करके इन पुस्तकों का जिक्र करते थे, उन पुस्तकों को पढ़ते थे। महिलाओं, वाद्यंत्र, हिसाब किताब, पुष्प सज्जा, शिष्टाचार, रसोई आदि पर छपी पुस्तकें वहां पर मिल जाती। तो वहां पुस्तकालयों का निर्माण होने लगा था, तो पुस्तकालयों दुकानों पर भी इस तरह की पुस्तकें मिलती थी। जो लोग, तो इसमें ये समझ, जो लोग जहां भी फ्री होते थे, उनको थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता था, तो वो अपना पुस्तकों में लगाते थे। यूरोप में मुद्रण का आना। यूरोप में मुद्रण का आना। तो यूरोप में मुद्रण कैसे आया? तो मार्को पोलो की छपाई की जो गुड़ ब्लॉक तकनीक थी, वो इटली और यूरोप में प्रसार हो गया। मार्को पोलो एक इटली का यात्री था, मार्को पोलो। चलिए, मार्को पोलो ने क्या किया था? मार्को पोलो जब चीन में आया, चीन में उसने देखा कि अब यहाँ पे छपाई हो रही है और ये तो बड़े अच्छा कर रहे हैं, हाथ से नहीं लिख रहे, प्रिंट कल्चर कर रहे हैं, छाप रहे हैं। तो इन्होंने अपना जो उनकी तकनीक थी, उस तकनीक को यहां से उठा करके इटली ले गया। क्या ले गया? वुड ब्लॉक। वुड ब्लॉक जो लकड़ी के सांचे होते थे, लकड़ी के जो तकनीक होती थी, इन तकनीकों को ये कहां ले गया? इटली में ले गया। लकड़ी के काटे, लकड़ी के सांचे, वुड ब्लॉक लकड़ी के सांचे, लकड़ी के गुटकों को, लकड़ी के गुटकों को वो वहां पे ले गया, अपने इटली में ले गया और इटली में ले जाकर के उन्होंने वहां पे छपाई शुरू की। कब की? 11वीं सदी में जब चीनी कागज, हाँ, ये लोग क्या करते थे? मसालों के लिए आते थे, रेशम मार्ग से, जैसा आपने पढ़ा है, साथ रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा है। रेशम मार्ग व्यापारिक मार्ग होते थे जो यूरोप से पश्चिमी एशिया में और पश्चिमी एशिया से यानी कि भारत में भी आए थे। बाहर से और चीन से व्यापार जो होता था वो रेशम मार्गों के माध्यम से होता था। इन्हीं रेशम मार्गों से होते हुए मार्को पोलो चीन में आए और वहां उन्होंने चीनी कागज भी घूमते घूमते पहुंच गया। पांडुलिपियों के उत्पादन को भी उन्होंने बनाया। उसके बाद 1295 ईस्वी में, 11वीं शताब्दी के अंत में, 13वीं शताब्दी के अंत में, 1295 ईस्वी में मार्को पोलो एक चीन में आया। कब आया? 1295 ईस्वी में। कहाँ आया? चीन में आया। कहाँ आया? ये चीन में आया। कौन आया? मार्को पोलो आया। कब आया? 1295 में आया। क्यों आया? यात्री था। कौन था? यात्री था। यात्री का काम यात्रा करना था, साथ साथ व्यापारी भी था, तो व्यापार के माध्यम से व्यापार करने के लिए चीन में आ गया। यहाँ उसने वुड ब्लॉक देखी, काट की तख्ती देखी, छपाई करने का ज्ञान अपने इटली पहुंच गया और फिर इटली के लोगों ने तख्ती की छपाई से वो लोग भी किताबें छापने लगे। और जब इटली में किताबें छापने लगे, सबसे पहले कहाँ छापा? इटली में। और जब इटली में किताबें छापनी शुरू हो गई तो इसको धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में बड़े पैमानों पर तख्ती की छपाई का, यानी कि इस तरह के प्रिंट कल्चर का, जो लकड़ी के जो काठ के खांचे होते थे, इन खांचों के माध्यम से, तख्तियों के माध्यम से क्या होने लगे? लोग मुद्रण होने लगा, प्रिंट कल्चर होने लगा। और ये लोग ताश के पत्तों पर भी छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र भी छापने लगे। इस तरह यूरोप में मुद्रक तकनीक का आगमन कहां से हुआ? चीन से होगा। कुलीन, पादरी, भिक्षु, सभी लोगों के लोग इस तकनीक से मुद्रण पुस्तकों को सस्ती, धर्मविरोधी और अश्लील भी मानते थे। जो कुलीन वर्ग होते थे, जो बड़े बड़े लोग थे, पादरी वगैरह, भिक्षु संत के लोग थे, जो ताश के पत्तों पर तस्वीर वगैरह बनाते थे, उस पर कुछ लिखते, तो वो इन्हें सही नहीं मानते थे। इसी कारण उनके लिए छापे जाने वाली पुस्तकों के असली संस्करण अभी भी बहुत महंगे चलपत्र पर ही मुद्रित होते थे। तो जिन लोगों का असली डिमांड होती थी, ऐसे पुस्तकों के असली संस्करण जो होते थे वो बहुत ज्यादा महंगे वेलम पर या चलपत्र पर या चमड़े के पत्र पर ही मुद्रित किए जाते थे। जबकि यूरोप के व्यापार और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी सस्ती और मुद्रित पुस्तकों को ही वरीयता प्रदान करते थे। तो मुद्रण कला का जो तकनीक क्या है, ये तकनीक क्या है?
इसको पुस्तकें छापने से धन कमाने का स्रोत भी बना दिया था। मुद्रण कला का स्रोत क्या हो गया? धन कमाने के, यानी कि लोग इसके धन भी कमाना चाहते थे। पुस्तकों का निर्यात भी होने लगा था और जैसे जैसे सस्ती पुस्तकों की मांग बढ़ी वैसे वैसे यूरोप के अधिकांश पुस्तक विक्रेता जो थे वो दूसरे देशों में भी अपनी पुस्तकें निर्यात करने लगे। अलग अलग स्थान पर पुस्तकों के मेले भी लगाए जाने लगे। पुस्तकों की मांग की पूर्ति के लिए अब हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के नए नए तरीकों पर भी विचार किया जाने लगा। यानी कि लोग सोच रहे जब पुस्तकों का इतना प्रचार प्रसार होने लगा, पुस्तकों की डिमांड बढ़ने लगी, तो लोग उसके लिए एक नए नए हथकंडे भी अपनाने लगे, नए नए तरीके भी सोचने लगे, जिसके लिए अतिरिक्त सुलेखकों की आवश्यकता भी अनुभव हुई। परिणामस्वरूप सुलेखक केवल अमीरों के यहाँ काम नहीं करते थे, वरन पुस्तिकाओं के जो पुस्तक विक्रेता होते थे उनके यहाँ उन्होंने रोजगार दे दिया था। और ऐसा माना जाता है कि उस समय किसी एक पुस्तक विक्रेता के पास 50-50 सुलेखक भी कार्य करते थे। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।